जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह पढ़ने जा रहे हैं नागरिकता से संबंधित कुछ प्रावधान, जिसे भारतीय संविधान में भाग 2 में दिया गया है और अनुच्छेद 5 से 11 तक में दिया गया है। आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वह है भारतीय संविधान, जिसे भारतीय संविधान में भाग 2 में दिया गया है और अनुच्छेद 5 से 11 तक में दिया गया है, जिसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आगे जो हम समझने जा रहे हैं वो भारतीय संविधान में जो नागरिकता है उसके कुछ प्रावधान, उसके कुछ आर्टिकल देखेंगे। लेकिन हाँ, उससे पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि आखिर नागरिक किसे कहा जाएगा। तो अगर हम नागरिकता के अर्थ की बात करें तो नागरिकता का अर्थ किसी राजनीतिक समुदाय की पूर्ण व समान सदस्यता, नागरिक व राजनीतिक अधिकार जो होते हैं उन्हें ही नागरिक कहा जाता है, यानी कि उन्हें सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं। अगर अब हम बात करें कि नागरिक कितने प्रकार के होते हैं, तो नागरिक 2 प्रकार के होते हैं। नागरिक 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जो भारत के नागरिक हैं, भारतीय नागरिक, और दूसरे हैं विदेशी नागरिक। विदेशी नागरिक, यहाँ पे हम विदेशी नागरिक को भी 2 तरह से बांटकर देख सकते हैं, जिसमें पहला हो जाएगा कि मित्र राष्ट्र और दूसरा होगा शत्रु राष्ट्र। पहला जो होगा इसमें वह होगा मित्र राष्ट्र और जो दूसरा होगा वो होगा शत्रु राष्ट्र। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि मित्र राष्ट्र किसे कहा जाएगा और किसे शत्रु राष्ट्र कहा जाएगा। इसे भी हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो मित्र राष्ट्र उन्हें कहा जाता है जिन देशों से हमारी जो गतिविधियां होती हैं वो अच्छी होती हैं और जिनसे हमारा थोड़ा सा मित्रवत व्यवहार होता है, यानी कि जिनसे व्यापार से संबंधित या लोगों के आवागमन से संबंधित जो हमारे रिश्ते होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं, उन्हें हम कहते हैं मित्र राष्ट्र। और जो शत्रु राष्ट्र होते हैं, इनसे या तो हमारा युद्ध हो रहा है या होने की कोई गुंजाइश है या पहले हो चुका है, तो उन्हें हम शत्रु राष्ट्र की श्रेणी में रखते हैं। अगर हम वर्तमान में भारत को आधार बना के देखें कि भारत में अगर हम किसी को कहें कि हाँ ये शत्रु राष्ट्र है, तो कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हम पाकिस्तान और चीन, पाकिस्तान और चीन को हम देख सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से तो अभी रिसेंटली हमारा युद्ध हुआ है और हमारे जो जाबाज सेनानी थे उन्होंने अपना पावर दिखाया और एक बार फिर से पाकिस्तान को मुंह खानी पड़ी। लेकिन चाइना भी हमारा राष्ट्र जो है वो शत्रु राष्ट्र है, क्योंकि चाइना से भी हमारा 1962 में युद्ध हुआ था और हम थे कि भाईचारे का हम कह रहे थे हिंदी चीनी भाई भाई, और उसने पीछे से हमारे पीठ में छुरा घोंपने का प्रयास किया था। और आज भी भारत के ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनसे उसमें जो चाइना से है
उससे हमारी जो खटास होती है, जो मुठभेड़ होता है, वो होता ही रहता है। तो इसीलिए हम चाइना को शत्रु राष्ट्र की श्रेणी में रखेंगे। अगर हम बात करें तो जो भारतीय नागरिक हैं उनको कुछ सुविधाएं जो होती हैं वो सरकार उपलब्ध कराती है, या जो भारतीय संविधान के जो कुछ अनुच्छेद हैं वो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो थोड़ा सा हम उसे भी देख लेते हैं, जैसे कि है अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। जो अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 और 30 हैं, ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं और आगे जब हम पढ़ेंगे, जब नागरिकता के जब मौलिक अधिकार के बारे में, और तब हम इन सब चीजों को देखेंगे कि भारतीय नागरिकों को ये जो अधिकार हैं वो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, लेकिन इसमें भी सरकार युक्त युक्त प्रतिबंध लगाती है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे कि आर्टिकल 16 में जो बात कही गई है वह निवास स्थान की बात कही गई है। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं, लेकिन उसमें युक्त युक्त प्रतिबंध लगाया गया है कि अगर मान लीजिए कोई आदिवासी क्षेत्र है या कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पे जाने से आपको कोई नुकसान हो सकता है या राष्ट्र को कोई नुकसान हो सकता है, तो सरकार उस पे प्रतिबंध लगा देती है। और ऐसे ही है आर्टिकल 15, जिसमें घूमने से संबंधित प्रावधान है या निवास से संबंधित प्रावधान है या लिंग से संबंधित प्रावधान है। उसमें भी इस बात को कहा गया है कि सरकार अगर लगता है कि हाँ किसी वजह से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो सरकार उसमें युक्त युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब थोड़ा सा हम इनके कुछ अनुच्छेदों के बारे में देखेंगे कि हाँ क्या क्या इसमें अनुच्छेद, किस कौन कौन से अनुच्छेद इससे संबंधित हैं। लेकिन हम इससे पहले थोड़ा सा और कुछ देख लेते हैं, वो है कि जो नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है वह किसे प्राप्त है। अगर हम बात करें कि जो नागरिकता बनाने संबंधित जो अधिकार हैं वह किसे प्राप्त है, तो यह अधिकार संसद को प्राप्त है, संसद को प्राप्त है। ये कई बार कई एग्जामों में पूछा भी गया है, तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा। उसमें ऑप्शन में दे देते हैं प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या विधायिका या गृह मंत्री, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। जो नागरिकता संबंधित जो प्रावधान है वह संसद को बनाने का अधिकार है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी। अब हम इससे संबंधित कुछ अनुच्छेद देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहले हम जो देखेंगे वह हम देखेंगे अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति संविधान के प्रारंभ के समय भारत में अधिवास कर रहा है तो वह भारत का नागरिक होगा। अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति भारत के संविधान निर्माण भारत के संविधान निर्माण के समय से
भारत में अधिवास, अधिवास ऑब्लिक कर देता हूं मैं निवास कर रहा है, वह भारत का नागरिक माना जाएगा। इसके लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं जिसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला तो है उसका जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो। अगर आप लोग क्लास कर रहे हैं तो आप लोगों से मैं ये बात जरूर कहूंगा कि आप लोग पेन और कॉपी साथ में रखिए ताकि आप लोगों को चीजें समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि जब आप साथ में चीजें लिखते चलेंगे तो फिर आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी और जल्दी समझ में आएंगी। तो अनुच्छेद 5 में जो प्रावधान किए गए हैं उसमें कहा गया है कि उसका जन्म जो है वो भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो, इसके उसके माता पिता में से कोई एक भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, या वह संविधान लागू होने से ठीक पहले 5 वर्ष से भारत में निवास कर रहा हो। तो इसमें 3 प्रावधान दिए गए हैं। पहला, उसका जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो, उसका जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो, या उसके माता पिता का जन्म, थोड़ा सा मैं लिखने से बच रहा हूं, जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो, या संविधान लागू होने के ठीक पहले 5 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले वह भारत में निवास कर रहा हो। तो ये 3 प्रावधान दिए गए हैं, तो इन्हें भी आप लोग लिख लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने लिखा है उसके जो माता पिता हैं उनका जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में अगर हुआ है तो वो भी भारत का नागरिक माना जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अनुच्छेद जो 5 है वो पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम जो अगला अनुच्छेद देखेंगे वो हम देखेंगे अनुच्छेद 6। अगला जो हम अनुच्छेद देखेंगे वह देखेंगे अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 में यह कहा गया है कि पाकिस्तान से भारत आकर बसने वाले लोगों को नागरिकता, यानी कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता। इसे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि पाकिस्तान से आकर बसने वाले लोगों को नागरिकता, इसका क्या मतलब है। जब भारत का विभाजन हुआ, भारत के आजादी के समय जब भारत का विभाजन हुआ तो बहुत सारे लोग थे जो भारत से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से भारत आए। तो उसमें सबसे बड़ी सरकार के पास में जो दिक्कत थी वो यही थी कि हाँ, हम किसे भारत का नागरिक माने और किसे ना माने। तो अनुच्छेद 6 में ये प्रावधान किया गया कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता दी जाएगी, यानी कि उस समय जो लोग भारत में आए थे उन्हें नागरिकता दी जाएगी। इसमें कहा गया कि ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म या जिसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में से किसी एक का जन्म भारत शासन अधिनियम, आप लोग ध्यान से देखिएगा, माता पिता, दादा दादी, नाना
नानी, इनमें से किसी का भी जन्म भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 के समय में, अगर वो भारत 1935 के समय में वर्णित भारत, यानी 1935 के समय में जो भारत था, अगर वो उस भारत के नागरिक थे तो फिर वे भारत के नागरिक माने जाएंगे। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसमें जो प्रावधान है, तो इन चीजों को काफी अच्छी तरीके से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। और इसमें एक दो पॉइंट और हैं जिसे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। इसमें पहला पॉइंट है कि यदि इसमें कुछ शर्तें रखी गई हैं, उसमें कहा गया है कि यदि वह व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पूर्व भारत आ गया हो, 19 जुलाई 1948 से पूर्व भारत आ गया हो। अगर वह 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया है तो उसे पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त होगी, यानी कि उसे पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता लेनी नहीं, हाँ, उसे 19 जुलाई 1948 से में भारत आ गया है तो वह बिना पंजीकरण के, मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया, उसके लिए आपसे माफी चाहूंगा, तो वह बिना पंजीकरण के भारत का नागरिक माना जाएगा। इसमें जो बात कही गई है वो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एक बार मैं आप लोगों को फिर से पुनः समझा देता हूं ताकि समझने में कहीं कोई दिक्कत ना हो। इसमें कहा गया है अनुच्छेद 6 में कि पाकिस्तान से आए लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी, और इसमें ये प्रावधान किया गया है कि यदि उनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में से अगर कोई एक भारत शासन अधिनियम 1935 के समय में जो भारत था, अगर उसमें वो निवास कर रहा है तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। और इसमें साथ में ये भी कहा गया है कि यदि 19 जुलाई 1948 19 जुलाई 1948 के पूर्व अगर वो भारत में आ गया है तो वह भी भारत का नागरिक माना जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब अगला जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे अनुच्छेद 7। अगला जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म भारत भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ या हुआ परंतु 1 मार्च 1947 के बाद वह 1 मार्च 1 मार्च 1947 के बाद वह पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान चले गए और कुछ समय के बाद वो फिर से पुनः भारत में आ गए। अगर वो चले गए और उस समय अगर वो पुनः भारत में आ गए तो उन्हें पंजीकरण के द्वारा पुनः भारत को आ गए ऐसे व्यक्तियों को 6 महीने भारत में निवास करने के बाद, याद रखना, अगर 1 मार्च 1947 को वो भारत गए और कुछ समय पश्चात अगर वो भारत में आ गए तो 6 महीने 6 माह भारत में निवास करने के पश्चात उन्हें भारत की नागरिकता के लिए आवेदन
करना होगा। उसके बाद वह भारत के नागरिक बन जाएंगे। वो 6 महीने भारत में निवास करेंगे, उसके बाद में वो भारत के नागरिक बन जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये अनुच्छेद भी समझ में आ गया होगा। अब अगला जो हम आर्टिकल देखेंगे वो हम देखेंगे आर्टिकल 8, यानी कि अनुच्छेद 8। तो हम देखते हैं अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 अनुच्छेद 8 में यह कहा गया है कि विदेश में रहने वाला कोई व्यक्ति जो भारतीय मूल का हो तथा जिसका जन्म या जिसके माता पिता का जन्म या जिसके माता पिता दादा दादी नाना नानी में से किसी एक का जन्म भारत शासन अधिनियम में वर्णित भारत में हुआ है, तो वह राजदूत कार्यालय में आवेदन करके भारत का नागरिक हो सकता है। तो इसमें समझने की बात यह है कि जैसे कि मान लीजिए कि आपके माता पिता मान लीजिए कि हाँ भारत से चले गए, किसी दूसरे देश में जाके वो बस गए, लेकिन आप जब 18 साल के हुए तो आपके दिल में ये इच्छा आई कि नहीं, मुझे भारत की नागरिकता लेनी है, अपने स्वदेश वापस जाना है, क्योंकि भारत का जो प्रेम होता है दुनिया में शायद ही कहीं मिलेगा। कि वो होता है ना कि जो अपनी जन्मभूमि होती है उसे भूलना शायद ही कोई ऐसा होगा जो भूल पाता है। तो इसमें ये बात कही गई है कि अगर कोई भारतीय मूल का व्यक्ति है, मूल का मतलब यही होता है कि उसके माता पिता या दादा दादी में से कोई एक भी कोई जो भारत छोड़कर चला गया है, लेकिन अगर उनके बेटे हैं और अगर वो भारत में वापस आना चाहते हैं, भारत की नागरिकता फिर से लेना चाहते हैं, तो वहां का जिस देश में वो रह रहे हैं उस देश के राजदूत कार्यालय में जाके आवेदन करके और भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी। इसे मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आप लोगों को मैंने काफी अच्छे से समझा दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। अगला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अनुच्छेद 9। कुछ चीजें लिखना मेरे लिए थोड़ा आप लोग भी समझ सकते हैं, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी तो आप लोगों को भी दिक्कत होगी, क्योंकि मैं चाहता हूं कम से कम समय में मैं ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको दूं, ताकि आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई दुविधा ना हो। तो अनुच्छेद 9 में जो बात कही गई है वह ये कहा गया है कि भारत में एकल नागरिकता होगी, यानी कि भारत में, थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूं, भारत में एकल नागरिकता होगी। इसका क्या मतलब है? जैसे कि अगर हम देखें तो भारत में राज्य है, केंद्र है, राज्य है, केंद्र है और केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान बनाने की जिसके पास शक्ति है वह सिर्फ केंद्र के पास है, यानी कि वह सिर्फ संसद के पास है। अगर आप मान लीजिए कि हाँ आप यूपी, एमपी, या बिहार, अगर आप यूपी में रह रहे हैं या मध्य प्रदेश में रह रहे हैं या फिर बिहार में रह रहे हैं, तो आप ना तो यूपी के नागरिक होंगे, उत्तर प्रदेश के नागरिक होंगे, ना आप मध्य प्रदेश के नागरिक होंगे और ना ही आप बिहार के नागरिक होंगे। आपको नागरिकता किसकी मिलेगी? भारत की नागरिकता मिलेगी। भारत की
नागरिकता मिलेगी, मिलेगी, आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। यानी कि भारत में किसी राज्य का कोई भी व्यक्ति होता है, वह किसी राज्य का नागरिक नहीं होता है, वह भारत का नागरिक होता है। और भारत में जितने भी लोग रह रहे हैं, उन्हें एक ही प्रकार का अधिकार प्राप्त होता है। यानी कि अगर आप कहीं जाते हैं, मान लीजिए कि हाँ, अगर आप यूपी से बिहार गए या मध्य प्रदेश गए, तो एक बार आप कह सकते हैं या कहेंगे कि हाँ, मैं यूपी का मूल निवासी हूँ या मैं यूपी में रहता हूँ। या फिर आप मध्य प्रदेश से बिहार गए, तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ, मैं मध्य प्रदेश का मूल निवासी हूँ, यानी कि मध्य प्रदेश में मेरा निवास है, मेरा घर है। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि भारत से निकलकर से नेपाल गए, तो आप जब आपसे जब वहां पे पूछा जाएगा कि आप कहां से आए हैं, तो आप यूपी, एमपी या बिहार नहीं बताएंगे, बाकी आप ये बताएंगे कि हम भारत से आए हैं, यानी कि हम भारत के नागरिक हैं। तो भारत में है जो है वो नागरिकता का जो प्रावधान है, वो एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें भी समझ में आ गई होंगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, तो वहां पे दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। वहां पे व्यक्ति जो होता है वह देश का भी नागरिक होता है, और वह जिस राज्य में रह रहा है वहां का भी नागरिक होता है। और वहां पे ऐसा क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि आप अमेरिका के किसी स्टेट में रह रहे हैं, तो वहां उस स्टेट की जो व्यवस्थाएं हैं वो आपको मिलेंगी, और जो उस अमेरिका की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी आपको मिलेंगी। लेकिन अगर कोई तीसरा, यहाँ पे मैं पॉइंट कर देता हूं 1, 2 एंड 3, और यहाँ पे मैं 4 ले लेता हूं। अब मान लीजिए कि यहां से कोई 4 नंबर का व्यक्ति इस प्रदेश में गया, तो वहां पे वो अपने मूल अधिकारों की मांग नहीं कर सकता है। यानी कि वो ये नहीं कह सकता है कि हाँ, मैं अमेरिका का नागरिक हूं, तो मुझे उसी प्रकार का अधिकार दो। नहीं, वो ऐसा नहीं कह सकता है। लेकिन भारत में आप ऐसा कह सकते हैं। भारत में अगर आप बिहार के नागरिक हैं और अगर आप मध्य प्रदेश में जाते हैं, या आप मान लीजिए कि महाराष्ट्र आ जाते हैं, तो वहां पे आप अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा अनुच्छेद। अब अगला जो हम आर्टिकल देखेंगे वो हम देखेंगे आर्टिकल 10। आर्टिकल जो 10 है, इसमें कहा गया है ऐसा ऐसे व्यक्ति जिन्हें अनुच्छेद 5 से 8 के अधीन नागरिकता प्राप्त हुई है, ऐसे व्यक्ति जिन्हें आर्टिकल आर्टिकल 5 से और 8 के से जो जिन्हें नागरिकता प्राप्त हुई है, भविष्य में उनकी नागरिकता संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों के अधीन होगी। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए कि आपने जो हमारे अनुच्छेद 5 से 8 तक में जिस नागरिकता की बात कही गई है, अगर आपने इसके आधार पे भारत की नागरिकता प्राप्त की है, तो अगर यदि यदि संसद किसी प्रकार का कानून बनाकर कानून बनाकर अगर चाहे अगर चाहे तो वह आपकी नागरिकता छीन भी सकती है, छीन भी सकती है। यानी कि अगर आपने अनुच्छेद 5 से 8 के बीच में जो नागरिकता का प्रावधान किया गया है, अगर उससे आप नागरिकता प्राप्त करते हैं,
तो संसद अगर चाहे तो विधि बनाकर, कानून बनाकर आपकी नागरिकता को छीन सकती है। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं थोड़ा सा और डिफाइन करूं तो इसका मतलब यही है कि जो आपकी नागरिकता है वह संसद के अधीन होगी, यानी संसद पे डिपेंड करता है कि आप भारत के नागरिक रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये अनुच्छेद भी समझ में आ गया होगा। और जैसा कि मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं कि साथ में लिखते चलिएगा, समझते चलिएगा। अगर कहीं आपको दिक्कत होती है तो आप लोग मैं कमेंट में मुझे बता सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम पे एक आईडी है जो अभय प्रताप के नाम से है, वहां पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। एग्जाम से संबंधित अगर आपकी कोई डाउट है वो भी आप पूछ सकते हैं। मुझसे जितना हो सकेगा मैं आप लोगों की मदद करूंगा। और अगर आप चाहते हैं किसी टॉपिक पे सजेशन देना कि हाँ सर इस टॉपिक पे क्लास लीजिए या वीडियो दीजिए, तो हम उस पे भी आपको देने का प्रयास करेंगे। अगला जो है वह है अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 में नागरिक नागरिक की प्राप्ति, नागरिकता की समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित किसी भी प्रकार के कानून जो बनाने के अधिकार हैं वह संसद को दिया गया है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया है कि अगर कोई भी कानून है, जैसे कि नागरिकता चाहे प्राप्त करना हो, नागरिकता प्राप्ति या समाप्ति समाप्ति संबंधित जितने भी लॉज हैं, जितने भी कानून हैं, वो संसद के द्वारा ही बनाए जाएंगे, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं कि अनुच्छेद 11 में इस बात को कहा गया है कि भारत के अंदर नागरिकता से संबंधित जो भी प्रावधान है वो भारत की संसद के द्वारा बनाया जाएगा। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट और हैं, लेकिन उन्हें हम कल देखेंगे, वरना वीडियो हमारी बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसमें कुछ नागरिकता से संबंधित जो कानून है, जिसे हम कहते हैं नागरिकता संबंधी नागरिकता संबंधी अधिनियम 1955, इसमें जो बात कही गई है इसमें ये बात कही गई है कि भारत में जो नागरिकता है वो 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। पहला है जन्म के आधार पर, जन्म। दूसरा है वंश, वंश के आधार पर आप प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है पंजीकरण के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। और जो चौथा है वो प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक प्राकृतिक के रूप में आप प्राप्त कर सकते हैं। और जो पांचवा है वह है देशीकरण, देशीकरण। इन 5 आधारों पर आप भारत की जो नागरिकता है वो प्राप्त कर सकते हैं। देशीकरण का मतलब ये होता है कि जैसे कि कोई भारत का, जैसे कि कोई देश है, अगर वो भारत में शामिल हो जाता है या भारत में शामिल होने की इच्छा व्यक्त करता है, तो अगर भारत उसे अपने में शामिल करता है, एग्जाम्पल में हम एक बार फिर सिक्किम को ले सकते हैं कि जब भारत में सिक्किम को शामिल किया गया तो वहां के जो नागरिक थे, वहां के जो नागरिक थे वो स्वयं ही भारत के नागरिक हो गए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। भारत में नागरिकता प्राप्त करने की जो वो है क्षेत्र हैं वो 5 हैं: जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिक और देशीकरण। और जो भारत में नागरिकता
समाप्त होने के जो आधार हैं वो आधार 3 हैं। समाप्ति समाप्ति के जो आधार हैं वो 3 हैं। पहला है नागरिकता का त्याग, अगर आप स्वेच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ देते हैं तो आप भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। दूसरा है बर्खास्तगी के द्वारा, बर्खास्तगी के द्वारा यानी कि आपको बर्खास्त कर दिया जाए। और दूसरा है वंचित करने पर। वंचित करने पर इसे हम कल इन सभी चीजों को हम बहुत ही सही तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। जिन भाइयों ने अभी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।